अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम CS101 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। जनाब, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि आपका जो मिड टर्म का सिलेबस होगा वो 1 से लेकर 81 तक लेक्चर्स आपके जो है वो यानी 81 मॉड्यूल्स आपके जो है वो कवर किए जाएंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली स्टूडेंट्स, इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका सिलेबस अपडेटेड है और आपने ये जो यानी जो ग्रैंड क्विज़ेज़ हैं इनकी फाइल्स आपने प्रिपेयर करनी, इसके अलावा आपने कोई फाइल प्रिपेयर नहीं करनी। मेक श्योर इससे मैंने प्रीवियस ईयर में जो है वो आपका एक और ग्रैंड फाइल जो है वो शेयर की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर जाकर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फाइल्स तो आपको मिल जाती हैं, ये फाइल ना भी मिलें आपने अपना कॉन्सेप्ट ज़रूर कवर करना है, क्योंकि कंसेप्चुअल बेसिस के कंसेप्चुअल पेपर अगर आपका आता है तो आपको कॉन्सेप्ट आपका जो है वो कवर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पेपर के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चार्लिस बबेज इनवाइटेड द डैश टेक्नोलॉजी। लेकिन ये चार्लिस बबेज क्या था, उसने अबैकस टेक्नोलॉजी को इनवाइट किया था। तो चार्लिस बबेज जो है अबैकस टेक्नोलॉजी को उसने इनवाइट किया, तो अबैकस इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, CD स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ना प्रीवियस दफ़ा आपके पेपर में आ चुका था, यानी कि करंटली पेपर में भी, और हो सकता है कि करंटली पेपर आपके साथ अब जो 2023 का है उसके अंदर भी आ सकता है ये। तो मेक श्योर इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको 11 बजे तक या 12 बजे तक आपके साथ 2023 का करंटली पेपर जो है वो ज़रूर शेयर कर दूँ। ठीक है। तो CD जो है ये इसका मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, इसको अब याद रखिएगा। CD का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, यानी कि हमने यहाँ पे इसकी एब्रीवेशन बतानी, तो कंपैक्ट डिस्क इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, उसके आगे देखें, इन सर्चिंग जब आप सर्च करते हैं, इफ द टारगेट वैल्यू इज नॉट इन द ओरिजिनल लिस्ट, अगर टारगेट वैल्यू जो है वो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर नहीं है तो क्या होगा, ओवर अप्रोच, हमारी जो अप्रोच होगी, सर्च आ लिस्ट विल प्रोसीड बाय डिवाइडिंग इनटू द लिस्ट। यानी कि वो आपको बता रहा है कि अगर आप जो है वो टारगेट वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू में अंदर सर्च करते हैं और उसके अंदर मौजूद ना होगी या मौजूद नहीं होगी, तो हमारी जो यानी जो हमारा जो प्रोसेस होगा वो डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलर पार्ट ये वाला राइट, जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। देखिए, आप इसको इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत बड़ा टास्क है, यानी कि एक टारगेट वैल्यू ओरिजिनल लिस्ट में, तो आप उसको अप्रोच कर रहे हैं सर्च करने के लिए और वो उसके अंदर अगर मौजूद नहीं तो आप डिवाइड करेंगे लिस्ट को डेफिनेटली स्मॉलर पार्ट्स में ना। तो सर्चिंग का ये काम होता है कि छोटे छोटे हिस्सों में, और ये अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी बड़ा टास्क है, उस बड़े टास्क को आप स्मॉलर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो सर्चिंग जब आप सर्च करते हैं ना किसी भी चीज़ को गूगल के ऊपर या किसी सर्च इंजन के अंदर, तो अगर उसकी वैल्यू ओरिजिनल लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो सर्चिंग द लिस्ट, तो ये सर्च करेगा लिस्ट में। यहाँ पे सर्च इंजन आपको समझाने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन बेसिकली ये जो सर्चिंग की जाती है ये सॉफ्टवेयर के अंदर की जाती है। ठीक है। तो सर्चिंग, जिस तरह देखिए ये आपके हैंडल्स मैंने ओपन किए हुए हैं, दिस वन। अब देखिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, देखिए ये सर्च बार आ गया, मैं डेटा लिखता हूँ और मैं इसको सर्च करता हूँ, तो देखिए मेरे लिए सर्च कर रहा है। तो ये इसके पीछे क्रिएशन है, इसके पीछे जो प्रोग्रामर है उसने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो हम इसको स्मॉलर पार्ट में मॉड्यूल्स की शक्ल में हम अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर लेते हैं। तो स्मॉलर पार्ट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, रीजन बिहाइंड, क्या रीजन होती है जनाब किसके पीछे, वेल सच NHSIT फेलियर। बेसिकली जब आप सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर को हम जब क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी रीजंस होती हैं कि जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर हमारा डेड हो सकता है या डेड हो जाता है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। तो सॉफ्टवेयर की टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारे पास जो वेल सर्च है, यानी वेल WEL, इसका मतलब है कि वेल, और SCH बेसिकली सर्च। तो जब आप सर्च करते हैं तो सॉफ्टवेयर टेक्निकल इशू की वजह से हमारे पास सर्च नहीं आता। बेसिकली WEL इसको याद रखने, वेल यानी कि ठीक तरह से, और SCH बेसिकली इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ सर्च। ठीक है। तो SC और H ये इसका मतलब है कि वेल सर्च। अब अगर आपका सॉफ्टवेयर आपके मुताबिक सर्च नहीं कर रहा तो ये क्या है, कि सॉफ्टवेयर टेक्निकल इशू हो सकता है। ठीक है। उसके आगे देखिए, व्हाट काइंड ऑफ सर्वर वर्क, कौन सा सर्वर काम करता है, इंटरमीडिएट बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं जनाब, क्लाइंट और सर्वर बेसिकली मॉडल्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये इनका काम होता है कि जिस तरह देखें ये आपके पास कंप्यूटर्स है ना, इसको हम कहते हैं ये क्लाइंट्स हैं, और ये आपके पास जो है ना जस्ट लाइक दैट, इस तरह दरमियान में एक कंप्यूटर होता है। जिस तरह मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप क्लाइंट हैं, आपके अलावा कोई और भी देख रहा होगा, देखें इस तरह आप सर्च कर रहे हैं,
इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है, ठीक है, इसको आप क्लाइंट सर्वर मॉडल का नाम देते हैं। वो कह रहा है कि कौन सा सर्वर इस्तेमाल होता है इसके लिए, तो इसके लिए हम प्रॉक्सी सर्वर को इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिक समझाने वाला काम कोई नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर इसका राइट ऑप्शन है कि जब भी आप क्लाइंट और सर्वर मॉडल को इस्तेमाल करते हैं तब आप प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन कंसीडर जो है वो किया जाएगा। उसके आगे देखिए, तो अ सूडो कोड मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट कंसाइज नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग रिकरिंग सिमेंटिक या सेमेंटिक स्ट्रक्चर्स। देखिए सूडो कोड जो हम लिखते हैं ना, सूडो कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसको लिखने का तरीकेकार ये होता है कि आपकी मर्जी, यानी प्रोग्रामर अगर मैं हूँ, प्रोग्रामर अगर आप हैं, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोड को लिख सकते हैं। सूडो कोड बेसिकली प्रोग्रामिंग होती है जो आप आगे आइंदा आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सूडो कोड जो है, ये बात याद रखिएगा, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और ये रिप्रेजेंट करता है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है बार बार होने वाला टास्क। जिस तरह से आपकी लूप्स है ना, अगर आपने cs101 पढ़ा हुआ है, जिस तरह वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, तो ये देखेंगे बार बार टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से वो बता रहा है कि अगर इस तरह से सूडो कोड होगा तो ये सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स, बेसिकली एक लाइन है जो आपने याद करना है, समझाने वाला काम था। सूडो कोड कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और इसके अलावा सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये बार बार अपने आप को रिकरिंग करता नहीं, बार बार अपने आप को कॉल करता है। तो सिमेंटिक इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे, विद इन अ ट्रांसफर स्ट्रेटजी, जब आप किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि मूव अप करते हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है सीपीयू के लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो लॉजिक छुपी हुई है। वो लॉजिक क्या है जनाब? वो लॉजिक ये है कि जब आप सीपीयू की बात करते हैं ना, तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। आपका एक ये भी एमसीक्यू आता होता है कि व्हाट काइंड ऑफ सीपीयू इज, या व्हाट इज द सीपीयू। तो सीपीयू एक दिमाग है कंप्यूटर का, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है वो सीपीयू करवाता है। और आपका ये जीडीबी आया हुआ था 2023 के अंदर, फॉल 2022 के अंदर, कि जनाब अगर आप RAM यानी रैम की बात करें तो रैम ज़्यादा ज़रूरी है, या SSD जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे इसका सोल्यूशन था रैम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रैम कम्युनिकेट डायरेक्टली करती है सीपीयू के साथ, ठीक है। तो आउटसाइड द सीपीयू, वो कह रहा है कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करती हैं आउटसाइड द सीपीयू, तो वो इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनका काम क्या होता है? देखें, मैं डेटा एंटर करता हूं, फर्ज कीजिए मैंने कोई भी डेटा यहां पे एंटर किया। देखें, मैं यहां पे डेटा एंटर कर रहा हूं, फर्ज करें कोई भी डेटा हो सकता है ना, मैं यहां पे एंटर करता हूं जनाब वर्ल्ड, अब देखें, ऑफ एजुकेशन। अब मेरा जो डेटा यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, अब मैंने इसको बड़ी फास्टली वे में एंटर किया, आई रिपीटेड। देखें, अब आप किसी भी डेटा को जब फास्टली वे में एंटर करते हैं ना, जिस तरह मैंने ये W एंटर किया, तो इस W ने पहले रैम में इंक्लूड होना है, और रैम आगे इसको प्रोसेस करवाने के बाद 01 के फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के बाद सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू डायरेक्टली इसको आउटपुट दिखा देगा। तो यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनपुट और आउटपुट का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को काम में ला रहे हैं, या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जो है बेसिकली हम वर्किंग कर रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे अगर आप बात करें तो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हैव अ डेसिमल नंबर 431, अच्छा ये आपका एमसीक्यूज भी आया हुआ था। देखें 431 है तो व्हाट विल बी द 4 को आप कंसीडर करेंगे एज हंड्रेड्स, 3 को आप क्या कंसीडर करेंगे, और 1 को आप क्या यूनिट कंसीडर करेंगे। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जरूरी नहीं कि एज इट इज आपके पेपर में रिपीट हो। कोई भी नंबर है, जिस तरह ये 431 कह रहा है, इसी को हम ले लेते हैं। हम आगे जाके मैं आपको एक और नंबर की एग्जाम्पल भी दे दूंगा। देखें 4, 3 और 1, आप जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले होता है यूनिट्स, ठीक है, इसको हम यूनिट्स कहते हैं। उसके आगे आपके पास होता है टेंस, तो ये 3 क्या है? ये टेंस है। और आगे हमारे पास होता है 100, तो ये 100 है। देखिए, अब आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कोई भी नंबर देके कि ये जो 4 है ये क्या है, तो 4 आपको पता होना चाहिए ये टेंस है, ठीक है। अब सॉरी 400 है, आई एम सॉरी, ये बाय मिस्टेक मैं ये क्या गया, 4 जो है 100 है, जो कि यहाँ पे खुद बता रहा है 4 एस हम कंसिडर करेंगे 100। अब आपसे वो कह रहा है 3 क्या है, तो देखें 3 ये लिखा हुआ है टेंस, तो 3 यहाँ पे टेंस आएगा। और 1 क्या है, तो 1 आपका यूनिट है, या हम इसको वंस भी कहते हैं, ओ फॉर वंस, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो आपके पास, आपने सिंपल इस बात को याद रखना है कि 4 एक 100 है, 3 टेंस है, और 1 जो है वो यूनिट या वंस है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1, अब मैं आपसे कहता हूँ 1 क्या है, तो 1000 है, यानी 14,301। तो इसको हम इस तरह से जूनियर क्लास में ऑलरेडी जिस तरह हम बाइनरी नंबर सिस्टम या हम नंबर सिस्टम पढ़ के आ चुके हैं, उसी तरह का टास्क किया है।
उसके आगे जनाब एवरी साउंड, हर साउंड जो है वहाँ क्या रखता है, हर साउंड वेव रखता है, और साउंड की वेव इस तरह से होती है, ठीक है, यानी ऊपर नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, पिक्सल नहीं हो सकता। देखें पिक्सल आपको हम कहते हैं जो डॉट एलिमेंट होता है स्क्रीन के ऊपर, उसको पिक्सल का नाम दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पे देखिए, अब फर्ज करें मैं अपनी राइटिंग यहाँ पे बड़ी करता हूँ, अब यहाँ पे चेक कीजिएगा कि मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ, देखें मैं स्पेस देके दोबारा माइनस लगा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये पिक्सल्स हैं। इस तरह मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ, अब या मैं यहाँ पे W लिखता हूँ, तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ना, तो W की ये जो वाइट वाली स्पेस है और जो ब्लैक वाली स्पेस है, यहाँ पे इसके कम्बिनेशन से W की शक्ल बनती है, इसको पिक्सल्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह से आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपको पिक्सल्स की फॉर्म में नजर आती हैं। ये जिस तरह वर्ड है ये भी पिक्सल है। मैं इसको अगर आपके लिए मजीद जूम करूँगा ना, ये देखें, अब मैं जब इसको जूम करूंगा मैं इसको आपको दिखाता हूँ, आपका पिक्सल यानी कि आपका वर्ड फट रहा होगा, क्योंकि ये पिक्सल इस तरह, पिक्सल को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए ये पिक्सल्स फट रहे हैं सारे, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं अगर इसको स्मॉल करूंगा ना, तो देखिएगा अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ नजर आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये पिक्सल्स यहाँ पे एचडी रिजल्ट नहीं दे रहे, पिक्सल्स फटना शुरू हो गए, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। तो बस ये बात याद रहे कि हर साउंड की वेव है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ये भी नहीं हो सकता, और लास्ट वाला अगर ऑप्शन दिखाएं तो स्केलिंग, स्केलिंग बेसिकली एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी नहीं हो सकता, तो द राइट ऑप्शन इज वेव, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट के ऊपर अगर आप मूव करें, ओके, सबट्रैक्शन कैन बी सिमुलेटेड बाय एडिशन एंड निगेशन। सबट्रैक्शन जो होती है ना, माइनस, ये क्या होता है, ये सिमुलेट होता है जी एडिशन से और निगेशन से। यानी कि आप फर्ज करें, निगेशन हम कहते हैं नॉट को, दो वैल्यूज हैं आपके पास, ऐड या सबट्रैक्ट। ए फॉर ऐड, अब ये लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ए फॉर ऐड और ओके बस ए फॉर ऐड समझ लीजिए, और एस फॉर सबट्रैक्ट। देखिए अगर मैं कहता हूं ना दो वैल्यूज हैं सिर्फ ऐड और सबट्रैक्ट, लाइक 0 1, मैं कहता हूं नॉट ऐड, इसका मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है। मैं कहता हूं नॉट सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब है कि एडिशन हो रही है। तो सिंपली एडिशन यहां पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 या नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च एनीथिंग, अगर आप किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हैं इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की बॉडी के अंदर, वी मस्ट यूज इन टेक्स्ट ऑपरेटर, हम इन टेक्स्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी HTML की बात कर रहा है यहाँ पे, HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज है एक। इसके अंदर आप क्या करते हैं, HTML एक, इसके अंदर आप ना टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से देखें इस तरह है ना। अब आप सबसे पहले जिस तरह मैं आपको एक टैग दिखाता हूँ H1, देखिए H1, ये H का हम टैग इस्तेमाल करते हैं हेडिंग के लिए, ठीक है। अब इस H1 को आपने स्टार्ट किया तो इसको आपने खत्म भी करना है लाइक दिस। अब इसको आप खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताने वाला काम है कि जो टैग आप स्टार्ट करेंगे उस टैग को आपने खत्म भी करना है। अब वो कह रहे हैं जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे किसी भी बॉडी के, अब इस हेड, इसके अंदर ना बॉडीज होती है, ये हेड और बॉडी, अब उसके अंदर हम इसको हम इन टेक्स्ट को, इन टेक्स्ट का मतलब है कि हमने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई चीज राइट करनी है, सर्च करनी है किसी भी टेक्स्ट को, तो वहां पे इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इन टेक्स्ट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे जनाब, गूगल डज नॉट डिस्टिंग्विश द कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। देखें गूगल जो है ना वो फर्क महसूस नहीं करता, यानी गूगल एक केस सेंसिटिव है। अगर आपको ये कहा जाए कि अगर आप कैपिटल लेटर लिखें या आप स्मॉल लेटर लिखें, जिस तरह देखें मैं गूगल पे एक चीज आपको सर्च करके दिखा भी देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, मैं इसे प्रेस करूंगा, इसका सिर्फ आपने इंटरफेस देखना है। ये देखिए वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का इंटरफेस इस तरह से आ गया। इसी को हम केस सेंसिटिव, यानी कि मैं यहाँ पे देखिए मैंने वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन कैपिटल लेटर में लिखा है, मैं इसको भी एंटर प्रेस करूंगा तो इसका भी इंटरफेस देखिएगा किस तरह से इंटरफेस आपके सामने आता है। ये देखें इसका इंटरफेस भी आपके सामने बिल्कुल एज इट इज है। तो ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड द स्मॉलेस्ट लेटर्स। देखिए इसका इंटरफेस भी देख लें, ये वाला। अब मैं ये आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ये वाली टैग ओपन है। अब यहाँ पे आप देखें तो इसका इंटरफेस भी ये वाला है, ठीक है। ये चेकआउट करें तो इसका ये वाला है, और ये वाला चेकआउट करें तो इसका ये। अब आपको समझ आ रही कि जो कैपिटल लेटर्स है उसके अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है और जो स्मॉलेस्ट लेटर है मैंने उसके अंदर हाईलाइट नहीं किया हुआ। तो बेसिकली इसको हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज का नाम देते हैं, ठीक है। आप इसको केस सेंसिटिव कहते हैं, तो ये देख केस सेंसिटिव है। सर्च इंजन कैन सर्च, सर्च इंजन क्या क्या सर्च कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 12 दफा आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सर्च इंजन से आप कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन से आप इमेज सर्च कर सकते हैं और वीडियो सर्च कर सकते हैं। अच्छा ये बात भी याद रहे कि सर्च इंजन होता क्या है। ये देखें प्रैक्टिकल काम करवाने का मकसद है, याद रहे। ये देखिए सर्च इंजन ये होता है जहां पे आप चीज़ों को सर्च करते हैं, जिस तरह, और हम इसको क्यूरी कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन बाय मोहम्मद साकिब। देखिए मैं इसको लिखूंगा ना इस तरह से, अब लिखने के बाद मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा।
देखें अब यहाँ पे मेरी वीडियोस आना जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन। ये देख रहे हैं आप, अब ये सारी वीडियोस मेरी अपनी हैं। अब मैं गूगल के सेकंड पेज पे भी जाऊंगा, जो कि मैंने वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन बाय मोहम्मद साकिब, जो कि मेरा अपना नेम है, मैंने उसको सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी रेलिवेंट डेटा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ को हम जनाब नाम देते हैं सर्च इंजन का। तो आप सर्च इंजन से हर चीज़ को सर्च कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इमेजेस हैं, वो वीडियोज़ हैं, वो किसी तरह का भी डेटा यू कैन सर्च इजीली बाय यूजिंग द सर्च इंजन। एंड देयर आर मेनी सर्च इंजन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट लाइक द गूगल, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ओपरा पे भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आप सर्च कर सकते हैं। उसके आगे जनाब डैट इज़ अ मॉलवेयर which gather data about your activities on the system and forward it outside a party या party without and you consent। देखें ये एक सॉफ्टवेयर की वायरस की टाइप होती है जो हमारा डेटा इकट्ठा करती है, हमारी एक्टिविटी को चेकआउट करती है और इसको फॉरवर्ड कर देती है हमारे नॉलेज में लाए बगैर। इसको हम कहते हैं स्फेयर, SPY। ये P जो Y है ये नाम देता है F का, ठीक है। तो SPYWARE स्फेयर इज अ मालवेयर या स्पेयर इज अ मालवेयर विच गैदर डेटा अबाउट योर एक्टिविटीज एंड फॉरवर्ड आउटसाइड विदाउट योर नॉलेज या विदाउट योर एक्नॉलेजमेंट। तो ये यहाँ पे इसका स्फेयर आंसर है। सिंपल याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। उसके आगे HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। H फॉर हाइपर, T फॉर ट्रांसफर, यानी कि हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफर एंड P फॉर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन देखें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे बिट पैटर्न मस्ट मूव बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। देखें जी बिट पैटर्न होता क्या है। बिट पैटर्न का मतलब है कि हमारी जो बिट्स है ना, यानी जिस तरह से मेरा डेटा, जिस तरह मेरी ये आवाज़ मेरे CPU तक पहुंच रही है वो इसको कन्वर्ट कर रहा है 0-1 की फॉर्म में। तो ये जो बिट पैटर्न होती है ये CPU, यानी कि CPU करवाता है। ऑलरेडी मैंने आपको इसका प्रीवियस एक क्वेश्चन में बताया था कि मेन मेमोरी रैम इसको लोड करता है और CPU के पास भेज देता है, CPU इसको एग्जीक्यूट करता है, यानी बिट्स की फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है। तो क्या होता है बिटवीन द CPU एंड ईच कंट्रोलर एंड द बिटवीन ईच कंट्रोलर, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि जब आपका ये GDB आया था कि रैम डायरेक्टली कनेक्ट होती है और रैम को आप क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। तो मेन मेमोरी के साथ ये तमाम मामला है, क्योंकि मेमोरी के अंदर स्पेस होती है और मेमोरी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करती है और CPU के पास भेज देती है और CPU इस चीज़ को प्रोसेस करके आउटपुट की शक्ल में आगे भेज देता है। तो ये सारा काम होता है बिटवीन द CPU एंड द रैम। रैम इज आल्सो कंसीडर एज द मेन मेमोरी, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। ओके नेक्स्ट पे आए तो इन द बिट सीक्वेंस क्या है जी, ये वाला 0001 और 0110 इज सब्जेक्टेड इन अ सर्कुलर शिफ्ट ऑफ 1 बिट पोजीशन इज द राइट वुड जनरेट। देखें आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर इसको 1 पोजीशन जो है राइट मूव किया जाए तो इसकी शक्ल या इसकी पहचान क्या हो जाएगी, यानी कि आपने ये बताना है कि अगर एक एक बिट को राइट मूव किया जाए। देखें 0001 है ना, इसको आप राइट मूव करें, यानी राइट मूवमेंट से क्या होगा आपके पास, ये रोटेशन होती है बेसिकली। अब ये 1 यहाँ पे 0 की जगह ले लेगा, 1 0 0 0, क्योंकि आप रोटेशन मूव करें ना, 0 0 0 और 1। देखिएगा गौर से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब आपने इसको सर्कुलर शिफ्ट में, यानी कि ये इसकी मूवमेंट क्या होगी, मैं आपको मजीद लिख के दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपके पास है 0001, ओके। आपने इसको, इसकी जो शक्ल है ना, यानी कि इसने जो हरकत करनी है वो इस तरह से हरकत करनी है, सर्कुलर वे में, इस तरह से। देखिए मैं इसको एक शिफ्ट आगे मूव करता हूँ, तो जब मैं इसको यहाँ से पुश करूंगा ना एक शिफ्ट आगे, धक्का लगेगा तो 0 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। अब ये 1 ने आगे नहीं जाना, इसकी हरकत किस तरह है, इस तरह से, ये पीछे आ जाएगा वापस। तो देखेंगे इस 1 की जगह पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। अब आगे देखें 0 1 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 0 1 1 1। अब इसको मैं दोबारा यहाँ से धक्का लगाता हूँ, यानी पुश करता हूँ, तो ये 0 आगे 1 पे वाली जगह पे जाएगा, 1 आगे 1 पे, फिर आगे 1। इसने आगे मूव नहीं करना, इसने दोबारा पीछे आना है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1। तो ये देखें 1 0 1 1, तो इसका ये वाला ऑप्शन जब राइट कंसीडर किया जाएगा, इसको हम कहते हैं सर्कुलर शिफ्ट, यानी कि सर्कुलर वे में मूवमेंट करना, सर्कुलर वे में शिफ्ट करना, अपने आप को, बिट्स को सर्कुलर वे में शिफ्ट करवाना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। अब आपके पास कोई भी आ जाता है, आपने बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना जो मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको 12 दफा बता चुका हूँ, फाइल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला आपको मिलना चाहिए। डैश प्रोवाइडर नेटवर्क द इंटरनेट कनेक्टिवली। देखें क्या ऐसी चीज़ है जो कि प्रोवाइड करता है इंटरनेट को, इंटरनेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, वो गेटवेज होते हैं। गेटवे बेसिकली एक नेटवर्क है जो कि इंटरनेट को कनेक्ट करवाता है। अब ये क्या होते हैं, राउटर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखें
इसमें क्या होता है, इसमें ना मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल्स बेसिकली इटसेल्फ अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि किस तरह डेटा को, जिस तरह देखेंगे कंप्यूटर 1 है, इस कंप्यूटर से यहाँ पे डेटा को कैसे लेकर जाना है, ये प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं। हमारे पास OSI मॉडल होता है जो जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर 7 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, वो काम करती हैं आपको इस चीज़ को कनेक्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पे गेटवे इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन इंटरप्ट, ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एन इंटरप्ट कन्वर्ट द सीपीयू, एक इंटरप्ट जब वो कन्वर्ट करता है सीपीयू को ताकि हम प्रिविलेज करें, मोड को ट्रांसफर करें कंट्रोल टू द इंटरप्ट हैंडलर विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जी इंटरप्ट को कंट्रोल को करता है डेफिनेटली इंटरप्ट हैंडलर, जिसको पता होगा कि मुझे कंट्रोल कैसे करना है, ये भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये इंटरप्ट हैंडलर की जो है वो डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा कि सीपीयू जो होता है वो कन्वर्ट करता है मोड्स के अंदर, और ये ट्रांसफर कंट्रोल करता है हैंडलर के पास, इंटरप्ट हैंडलर के पास, और ये आगे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम कर रहा होता है। तो इंटरप्ट हैंडलर इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट 2 आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेक श्योर कि आप पार्ट 2 को जरूर सुनिएगा। मैंने आपके तमाम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए हुए हैं। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग ईच जॉब, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सबसे पहले ये बात देख लें। देखें मेरे पास यहाँ पे सर्वर टास्क ओपन है, जिस तरह देखिए मैंने ये स्क्रीनशॉट ओपन किया हुआ है, मेरे पास गूगल ओपन है, इस तरह मेरे पास ये वर्ड की फाइल ओपन है, मेरे पास आपकी किताब ओपन है, फिर मेरे पास ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है ये ओपन है, ओपरा मैंने यहाँ पे देखें ओपन किया हुआ है। इसी के साथ साथ मैंने एक दूसरा ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। इसके अलावा मेरी जो फाइल्स मुख्तलिफ है यहाँ पे ये चेकआउट करेंगे ओपन है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग है, ये मल्टी टास्किंग है, एक से ज्यादा टास्क मैं अपने कंप्यूटर पे देखिए परफॉर्म कर रहा हूं, तो इसको हम कहते हैं जी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में जो हर जॉब होती है ना वो एक स्मॉल टाइम इंटरवल है, यानी कि वो छोटी छोटी मेमोरी को जो है वो कन्वे करती है, छोटी छोटी मेमोरी के हिस्से के अंदर उसको हम सेव करवाते हैं। तो ये स्मॉल टाइम इंटरवल इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। SSL प्रोटोकॉल इज अ बैकबोन ऑफ द HTTPS, जो SSL है ना ये बैकबोन है जनाब HTTPS की। HTTPS यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, याद रहे प्रोटोकॉल्स इटसेल्फ इज अ सेट ऑफ रूल्स जो आपको ये बताते हैं कि आपने किस तरह मूव करना है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन HTTPS इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और SSL क्या होता है, इसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर्स। ये भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपके डेटा को सिक्योर करते हैं। तो यहाँ पे ये बैकबोन होती हैं HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के। उसके आगे द कंट्रोल ऑफ अ लूप, जो कंट्रोल होता है लूप का, लूप हम कहते हैं बार बार चलने वाले को, तो कंसिस्ट होता है 3 एक्टिविटीज के ऊपर। द कंट्रोल ऑफ अ लूप कंसिस्ट ऑफ द 3 एक्टिविटीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या स्मॉलर देन, या मतलब इक्वालिटीज आ सकती है ना कि या तो 0 हो यानी कि बराबर। 0 एक जनरल फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं कि लूप 3 चीजों के ऊपर कंसिस्ट करता है, या तो बराबर हो या बड़ा हो या छोटा हो। तो ये 3 चीजें के ऊपर जो है लूप कंसिस्टेंट होता है। उसके आगे क्लाउड कंप्यूटिंग रेज कंसर्न अबाउट, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये क्या करता है, ये कंसर्न करता है जी अबाउट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये रेज करता है कंसर्न को अबाउट द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी, ओके, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इन द वर्ल्ड के अंदर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग रेज कंसर्न अबाउट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग डैश फॉर्म eliminate the possibility of multiple representation for the same value। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जहां पर हम एलिमिनेट करते हैं, निकाल देते हैं तमाम सर मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन को सेम वैल्यू की, यानी कि जहां तक हमारे पास पॉसिबल होता है कि हम डुप्लीकेसी को निकाल सकें, खत्म कर सकें, तो वो नॉर्मलाइज फॉर्म के साथ हम उसको खत्म कर देते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड बेसिकली इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स इन अ कंप्यूटर मेन मेमोरी ईच सेल इज असाइन अ यूनिक नेम। अच्छा, जब आपको पता है जो मेन मेमोरी रैम होती है ना वो हमारे पास इस तरह ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। अब हर मेमोरी जो होती है ना उस मेमोरी को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उस मेमोरी को एक यूनिक नेम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं जी मेमोरी का एड्रेस, ठीक है। हर मेमोरी को एक यूनिक नेम दिया जाता है, जिसने ये सेल है इसको नाम दिया जाएगा A0 का। अब ये A0 रिपीट नहीं हो सकता, A1, अब आगे देखें A2, तो हर किसी का यूनिक है, तो इसको हम कहते हैं ये इसका एड्रेस है। जस्ट लाइक दैट दिस इज द एड्रेस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास जनाब, another problem that can arise during resources allocation is deadlock। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक आपके पास इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम जो है वो मेमोरी में या सीपीयू के पास 2 साइमल्टेनियसली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए चली जाती है ना, तब डेडलॉक हो जाता है। देखिए इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है कि ये डेडलॉक आ रहा है और ये डेडलॉक आ रहा है। अच्छा,
अब देखिए यहाँ पे प्रोसेसर सिर्फ एक टाइम पे एक मेमोरी की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन दोनों एट द सेम टाइम चलेगी। अब ना तो ये पहुंचेगी ना ये पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो है वो डेडलॉक हो गया ना, यानी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें या यहाँ पे दोनों इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होंगी, या यहाँ पे वेट किया जाएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले जाए या कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले ना जाए। तो ये डेड लॉक होता है कि जहाँ पर हमारे सोर्सेज, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक दफ़ा स्टॉप हो जाता है, स्टॉप वर्किंग कर देता है, क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन उसके पास नहीं जा रही होती। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए जो है वो लॉक लग चुका होता है, डेड लॉक लग चुका होता है, इसलिए हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा होता। द सर्च रिजल्ट डेटा जनरली रिप्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफन रेफर्ड एज। देखें जो सर्च रिजल्ट होता है जो कि आप एक लाइन के अंदर ऑफर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहते हैं। क्योंकि जारी बात है सर्च इंजन का मैं आपको ऑलरेडी डिटेल से कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि ऐसा इंजन जहां पर आप किसी भी टाइप की चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, उसको हम सर्च इंजन पेजेस रिजल्ट का नाम देते हैं। ठीक है, उसके आगे डैश रेफर टू द एड्रेस ऑफ अ फाइल रिसोर्सेज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। देखिए जब आपने किसी भी इंटरनेट पे किसी फाइल को, किसी रिसोर्स को रिसर्च करना है ना, उसके लिए आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर, ये भी आपका एमसीक्यूज है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपको चाहिए होता है जब भी आपने किसी भी एक्सेस करनी होती है इंटरनेट के ऊपर किसी भी रिसोर्स की, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपको वहां पे रिक्वायर्ड होता है। उसके आगे द रेड ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन फॉर ईच ऑफ दीज कलर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा रिपीट हो चुका है। रेड ग्रीन और ब्लू कॉम्बिनेशन जो है वो हर कलर्स के ऊपर ये इनकोड होते हैं 3 बिट्स के ऊपर। अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये इटसेल्फ एक एमसीक्यूज है। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, और ये क्या होता है, ये 3 बाइट्स को कंसिस्टेंट होते हैं, 3 बाइट्स को ये गेट करते हैं, और टोटल इनकोडिंग जो होती है वो 256 होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। अच्छा ये स्टोर करते हैं एक टेबल को इन अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, हम PALETTE, इसको हम जो है वो पैलेट का नाम देते हैं या प्लेट का नाम देते हैं। ठीक है, ये वाला इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। डॉट नहीं हो सकता है, मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, पिक्सल नहीं हो सकता, पैलेट हो सकता है या प्लेट हो सकता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्व, ऐसा प्रोसेस जिसमें शामिल होता है, इन्वॉल्व इन अ ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इज लाइक अ कॉपी द डेटा। अच्छा जब आप डेटा को कॉपी करते हैं ना, उसको मूव करने के बजाय तब आपने डेफिनेटली उसको ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि ट्रांसफर का काम क्या होता है, देखें जिस तरह ये है ना मेरे पास, अब मैं यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें ना इसको, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी नाम को कॉपी करना चाहता हूँ, मैं इसे Ctrl+C करूंगा। देखिए मैं अब मैंने, क्योंकि जारी बात है आगे ट्रांसफर करना है, तो मैं Ctrl+V कर दूंगा, फिर Ctrl+V, फिर Ctrl+V। तो देखिए ये 12 दफ़ा यहाँ पे आगे मूव कर रहा है, ये अपनी पोजीशन को आगे सिक्योर कर रहा है, अपनी पोजीशन को आगे चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं अगर हमने डेटा को कॉपी करना है रेदर देन टू मूव इट, तो ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। उसके आगे चेकआउट करें तो डैश कनेक्ट कंप्यूटर, क्या चीज़ कनेक्ट होती है कंप्यूटर से, ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल। अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे तमाम तरह कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझाना चाहूँगा। देखें जब हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं ना, तब हम वैन की बात करते हैं। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम इसको वैन भी कहते हैं, या आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ सकते हैं। PAN यानी पैन, यानी इसका बनता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आपका पर्सनल नेटवर्क है डेट इज कॉल्ड द पैन। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, LAN लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका काम ये होता है कि ये हमें एक जो है वो लिमिटेड हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जिस तरह से आप कह लें कि एक घर तक अगर सिग्नल आ रहा है, जिस तरह आपका हॉटस्पॉट है, इस तरह से जो ब्लूटूथ हमारे पास कनेक्टिविटी होती है, इसको हम कहते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। वैन हम कहते हैं लार्जर एरिया नेटवर्क्स को, जिसके अंदर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ा जाता है, एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ जोड़ा जाता है। और मैन इसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर हमने एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ जोड़ना होता है। ये जो है वो बिटवीन द लैन एंड द वैन होता है, यानी कि लैन के बाद और वैन से पहले। ये सारी बातें जो मैंने आपको समझा दी हैं सिंपल, अगर आप इसको एक लैंग्वेज में या सिंपल एक अपने इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट 2 ऑलरेडी बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोगों ने ज़रूर सुनना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना। और जो आपके पेपर्स आ रहे हैं ना, क्योंकि अब तो आपके पास चॉइस है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को, अगर आपको नहीं भी आता क्वेश्चन, अपने कॉन्सेप्ट को ज़रूर लिखना है, कॉन्सेप्ट को अपने वीक नहीं करना। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो डजेंट मैटर इंग्लिश आती नहीं आती, लेकिन उतनी बात कन्वे करते हैं जो आप जानते हैं। ठीक है, उसके आगे
द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डीएनएस, ऐसा प्रोसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं डीएनएस को, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, इसको भी याद रखिएगा, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम टू परफॉर्म ए ट्रांसलेशन। जो परफॉर्म करते हैं ट्रांसलेशन का वो क्या कहलाता है, वो डीएनएस लुकअप कहलाता है। ये डेफिनेशन डीएनएस लुकअप की है, सिंपल सा याद रखिएगा। अगर आप डीएनएस के प्रोसेस को ट्रांसलेट करके परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम उसको डीएनएस लुकअप का नाम देते हैं, तो डीएनएस लुकअप इज द राइट ऑप्शन। एचटीएमएल स्पॉट 6 लेवल ऑफ हेडिंग, यानी कि देखें ये हेडिंग होते हैं, जिस तरह देखें H1 है ना, H1 का मतलब है सबसे बड़ी हेडिंग, ठीक है। H2 का मतलब है उससे छोटी हेडिंग, फिर H3, H4, H5 और H6। तो टोटल आप 6 तरह से हेडिंग फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। H6 से ज़्यादा नहीं हो सकता और H1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी H6 से ज़्यादा स्मॉलर और H1 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो HTML सपोर्ट करता है जनाब 6 लेवल्स को। जब भी आपने किसी भी टैग को यानी किसी लाइन को हेडिंग की फॉर्म में लिखना होता है, बड़ा करके बोल्ड करके लिखना होता है। तो उसके आगे देखिए, आफ्टर हाउ लॉन्ग वी शुड टेक द सैंपल डिपेंड ऑन हाउ। देखिए जब आप सैंपल पे जाते हैं ना, सैंपल हम कहते हैं सॉफ्टवेयर को बनाना, सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी को बनाना, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हाउ कितना एक्यूरेट होगा और कितना हाई डेफिनेशन हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग आर रिक्वायर्ड। देखिए बेसिकली ये सॉफ्टवेयर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जब आप एक्यूरेसी को फाइंड करते हैं, ये साउंडिंग जो भी हमारी होती है ना डिवाइसेस, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्यूरेट और हाई, देखिए साउंड आ गया ना, साउंड एक्यूरेट, जिस तरह मेरी आवाज़ आपको नजर आ रही है, हो सकता है मेरी इस आवाज़ के पीछे थोड़ा बहुत नॉइस भी आपको जो है वो रिकॉर्ड होता हुआ मिले, लेकिन मेरी ओरिजिनल आवाज़ जो है वो आपको यहाँ पे सुनने को मिल रही है। तो ये जो ओरिजिनल आवाज़ मेरी आपको मिल रही है, ये कितनी एक्यूरेट है और कितनी हाई आपको आ रही है, जितना मैं यहाँ पे हाई बोल रहा हूँ उतनी हाई मेरा ये लैपटॉप का जो रिकॉर्डर है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, या इससे कम ज़्यादा है। तो ये होता है हमारे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ऊपर कि हमारा सॉफ्टवेयर कितनी एक्यूरेट और कितनी हाई आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है, और इसी के साथ साथ कितना नॉइस फ्री आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। तो एक्यूरेट एंड द हाई इज द राइट ऑप्शन है। अच्छा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। वी कैन रिप्रेजेंट, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 6। ये जो आपको इस तरह का साइन मिल रहा है ना, इसका मतलब है पावर। तो 2 की पावर 16 इज द न्यूमेरिक वैल्यू। इसको आप सिंपल कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके चेकआउट कर लें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे जाने के बाद आपने ना प्रोग्रामर नहीं, आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को चेकआउट करना है। अब देखें 2 है, अब 2 की पावर, यहाँ पे आपको कहना कि पावर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, बहरहाल यहीं पे कहीं ना कहीं होगा, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। बहरहाल देखिएगा, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, फिर 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, इस तरह आपने 16 दफ़ा करना है। तो 16 दफ़ा जब आप करेंगे ना, तो आपके पास एक जवाब आ जाएगा। उस जवाब को यहाँ पे उसने दिया होगा आपको, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, दिस वन देखें, इसको जब आप करेंगे ना 2 की पावर 16, तो ये 65536 आएगा, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह आपने 16 दफ़ा करना है। तो ये 65536 जो होगा, इसके यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। द लास्ट वन MCQs, विच रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कौन सा रजिस्टर है जो कि मुश्तमिल होता है जी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के ऊपर? तो वो बेसिकली मूव जो है वो हमारे पास होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। आगे जाके असेंबली लैंग्वेज में एक मूव भी आएगा, वो आप नेक्स्ट में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर मूव करता है। तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आपने याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम काउंटर की डेफिनेशन भी आती होती है कि ये एड्रेस होता है, यानी कि कंटेन होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के ऊपर। इंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो रैम से प्रोसेस की तरफ जा रही होती है, प्रोसेसर की तरफ जा रही होती है, प्रोसेस होने के लिए उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपका जनाब CS101 की प्रिपरेशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई बातें, मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, मैं इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल जो आपका होगा ना, जो 2023 का पेपर होगा, वो मैं कोशिश करूंगा मैं एज सून एज पॉसिबल आपके साथ शेयर कर दूं 10 या 11 बजे। आज मुझे ये टाइम नहीं मिला आपकी वीडियो बनाने का, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं जितना जल्दी हो सकता है आपको वो जो करंटली पेपर है वो आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको वहाँ से भी हेल्प आउट ज़रूर मिल सके। पार्ट 2 सब्जेक्टिव पार्ट आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा पेपर में किसी भी चीज़ को स्किप करके ना आइएगा। मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा काइंडली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।